नमस्कार दोस्तों, मिफ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नोएडा से, जहां पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रपोजल को स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की क्लियरेंस मिल चुकी है और भी आप कह सकते हैं कि वो उनके इस प्लान के साथ में आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेक्टर 10 में बनाया जाएगा यमुना अथॉरिटी के, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी पास में लोकेटेड होगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 के अंतर्गत इसको अप्रूवल मिल चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसे फंडिंग सपोर्ट भी मिलेगा। 206 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर मल्टीपल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फ्लैटेड फैक्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्टल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, टीवी, होम अप्लायंसेस, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बड़े स्केल पर तो होगी ही, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया जाएगा। करीब 39 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगी और ओवरऑल इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट डिफेंस टेस्टिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है और भी आप कह सकते हैं कि भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला है। दोस्तों बेसिकली एयर डिफेंस को लेकर डीआरडीओ मल्टीपल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर S-400 तो हम पहले से ही रशिया से खरीद चुके हैं और भी उसकी बैटरीज वगैरह खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा डीआरडीओ ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैयार कर रखी है हमारे एयर डिफेंस को लेकर, पर उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी हमारे पास आ जाएगी, जो फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बड़े एनिमी एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और वैसे मैं बता दूं कि ये टेस्ट वगैरह उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में कंडक्ट किया गया था, जहां पर यूजुअली ज्यादातर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और ये इस मिसाइल का पहला टेस्ट था। इंडक्शन से पहले इसके कई सारे और टेस्ट एंड ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा थर्ड रेल लाइन अप्रूव कर दी गई है नीमपुरा मिदनापुर के बीच में, और ये सारा का सारा काम आपको वेस्ट बंगाल में साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर में होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों जिस रेल सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी लेंथ अराउंड 14.52 किलोमीटर के आसपास है और अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेल लाइन्स ऑपरेशनल है, जो कम पड़ रही हैं क्योंकि यहाँ पर रेल कंजेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये पूरा रेल सेक्शन अपनी 115% कैपेसिटी पर काम कर रहा है, जिसके लिए जरूरी हो चुका है कि इसको डीकंजेस्ट करने के लिए तीसरी रेल लाइन यहाँ पर बनाई जाए, जिससे कोल, आयरन ओर, स्टील, सीमेंट और फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन तो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन भी आपको बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा 3.5 मिलियन टन पर एनम की एडिशनल फ्रेट इसके थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जा सकेगी। 440 करोड़ रुपीज का इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 2.5-3 सालों में आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दोस्तों एक नई मेट्रो लाइन को लेकर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अप्रूवल आ चुकी है और भी आप कह सकते हैं कि ये अप्रूवल वगैरह के लिए अपने फाइनल स्टेज में एंटर कर चुका है। दोस्तों जिस मेट्रो लाइन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी फिलहाल ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कहा जा रहा है, जो स्पेसिफिकली सेक्टर 61 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4 के बीच में बनेगा। 8.4 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और एक टाइप से ये एग्जिस्टिंग एक्वा लाइन का एक्सटेंशन होगा, जहाँ पर 5 के आसपास एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। सेक्टर 61, सेक्टर 70, सेक्टर 122, सेक्टर 123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4, यहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन बनते हुए दिखाई देंगे। 2000 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा और इसके थ्रू ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास लोगों को पहली बार डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी मिल पाएगी। अगली दोस्त अपडेट इंडियन कंपनी HFCL की तरफ से है, जिनके द्वारा देश के अंदर एक नई फैक्ट्री अनाउंस कर दी गई है डेटा सेंटर और AI कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और सब बताया गया है कि 215 करोड़ रुपीस खर्च करके इस फैक्ट्री को तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये कंपनी स्पेसिफिकली टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और साथ ही साथ कुछ और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनका वैसे इस्तेमाल टेलीकॉम के एरियाज में ही किया जाता है। अभी क्योंकि डेटा सेंटर जैसे उभरते एरिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो इन्होंने डिसाइड ये किया है कि डेटा सेंटर के एरिया में भी इनके द्वारा कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और उसी के लिए स्पेसिफिकली फैक्ट्री तैयार की जाएगी। अभी कोई लोकेशन तो डिस्क्लोज नहीं की गई है कि कहां पर ये फैक्ट्री बनेगी, लेकिन इस फैक्ट्री में एनुअली 2.7 लाख असेंबलीज मैन्युफैक्चर हो पाएंगी। 215 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ बनने वाली फैक्ट्री सितंबर 2027 के आसपास तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा काजीपेट बल्हारशाह थर्ड रेल लाइन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और इसके लिए आप देखेंगे कि दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी रूट पर रेल ऑपरेशंस थोड़े और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थर्ड रेल लाइन ओवरऑल 203 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 159 किलोमीटर का हिस्सा तेलंगाना में है, जबकि 44 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में है।
2015-16 के आसपास उसको अप्रूवल मिली थी और तब से लगातार इसके ऊपर काम जारी है और अभी तक मेजॉरिटी वाला काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। तेलंगाना में असीफाबाद से कागजनगर के बीच जस्ट 11 किलोमीटर की ही सेक्शन पेंडिंग था, जो कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि पूरी रेल लाइन पर रेल ऑपरेशंस को स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि एक बहुत ही छोटी स्टेज जो कि बल्हारशाह यार्ड को कनेक्ट करेगी, उसका कंस्ट्रक्शन अभी पेंडिंग है, लेकिन उसके चलते रेल ऑपरेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड रेल लाइन पर यहाँ पर ट्रेन अब इस्तेमाल की जा सकती हैं और क्योंकि इस रेल सेक्शन को मेनली फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इसके लिए आपको अलग अलग फ्रेट कम्युनिटीज जैसे कि कोल, आयरन ओर, फूड ग्रेन्स, इस तरह की चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहां पर दोस्तों पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट को भी इजी कनेक्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया गया है और अब उसके अंतर्गत ये एयर इंडिया के नेटवर्क को ज्वाइन करेगा। दोस्तों बेसिकली एयर ट्रैवल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर अभी फिलहाल होता ही है कि अगर किसी इंडियन ट्रैवलर को किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करना है तो पहले उसे किसी रीजनल एयरपोर्ट से चेक इन या फिर बैगेज ट्रांसफर वगैरह का प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर वहां से वो किसी बड़े एयरपोर्ट पर जाता था और फिर बड़े एयरपोर्ट पर दोबारा से ऐसा प्रोसेस करना पड़ता था और फिर वहां से वो अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट लेता था। तो इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता था क्योंकि बार बार वो प्रोसेस उसको अलग अलग एयरपोर्ट्स पर करना पड़ता था। लेकिन इस नए सिस्टम के अंतर्गत अब ये नीड यहाँ पर खत्म कर दी गई है। अब होगा ये कि अगर कोई ट्रैवलर किसी रीजनल एयरपोर्ट से बड़े एयरपोर्ट पर आता है और फिर वहां से अगर उसे कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है तो वो उस रीजनल एयरपोर्ट पर ही बैगेज ट्रांसफर और चेक इन वगैरह कर पाएगा और फिर बड़े एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसको ये काम नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली वो उसकी फ्लाइट को बोर्ड कर पाएगा। अभी एयर इंडिया के द्वारा काम किया जा रहा है देश के अंदर और 11 के आसपास सिटीज उन्होंने सिलेक्ट कर रखी हैं। ओवरऑल अमृतसर आप कह सकते हैं कि अब 12वीं सिटी बन चुकी है। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंटरनेशनल ट्रेड सिटी प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अर्नस्ट एंड यंग को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया था। तो दोस्तों ये ट्रेड सिटी चाइना की यीवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी के लाइंस पर तैयार की जाएगी, जो ग्लोबली पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड सिटी मानी जाती है, स्पेसिफिकली स्मॉल कमोडिटीज के लिए। दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पर बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदने और बेचने के लिए आते हैं और भी सर्वे वगैरह में पाया गया है कि यूपी जैसी स्टेट जिसके एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं और वहाँ पर अगर ऐसी ट्रेड सिटी को सेटअप किया जाता है तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल बन सकता है और इसी के चलते यमुना अथॉरिटी के द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूवल भी दी गई है। एक इसका बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि इसके थ्रू यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शोकेस किए जा सकेंगे। अभी फिलहाल सेक्टर 7, 8 और 8A इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इस ट्रेड सिटी को बनाने के लिए और कुल मिलाकर 20 एकड़्स की एरिया में ट्रेड सिटी बनती हुई दिखाई देगी। होपफुली हमें ग्राउंड वर्क भी जल्द स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।